नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है। हमसे पूछ के रहे बाड़ लगाने की लागत पूछ रहे हैं। तो देखिए बाड़ लगाने की लागत निकालने के लिए हमें सबसे पहले बाड़ की लंबाई निकालना होगा। अब देखिए बाड़ कहाँ लगाया जा रहा है, आयताकार मैदान की चारों ओर बाड़ लगाया जा रहा है, यानी जो मैदान की परिमाप होगा वही बाड़ की लंबाई होगा। मैदान कैसा है, आयताकार है। तो देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी हमें परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा। और हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3 है। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर है। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी x गुने 2/3 मीटर। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो हम यहां से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 मीटर स्क्वायर। तो हम यहां से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने 2/3 मीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 864 मीटर स्क्वायर, यानी ये इसके बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से जाएगा 432 बार में, 2 से जाएगा 432 बार में। अब देखिए हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1296। अब देखिए 1296 किसका स्क्वायर होता है, 1296 36 का स्क्वायर होता है। यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा है, लंबाई, यानी लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 36 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगा 36 मीटर। अब देखिए हम यहाँ x की जगह 36 पुट करेंगे तो देखिए 36 जो है 3 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। 12 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24, यानी चौड़ाई क्या निकल के आ गया 24 मीटर। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो हम यहां से आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहां लंबाई कितना है 36 मीटर है, तो चौड़ाई कितना है 24 मीटर। 36 प्लस 24 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 60 मीटर। अब देखिए 60 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120 मीटर। परिमाप क्या निकल के आ गया, 120 मीटर निकल के आ गया, यानी बार की लंबाई क्या होगी 120 मीटर होगी। और हमसे पूछ के आ रहा है लागत। तो देखिए अगर हम यहां लागत निकालेंगे तो 1 मीटर के लागत से अगर हम बार की लंबाई में, टोटल लंबाई में गुना करेंगे तो हमारा कुल लागत निकल के आ जाएगा। देखिए 1 मीटर की लागत क्या है 15 रुपया, और कुल लंबाई क्या निकल के आ गया 120 मीटर, यानी कुल लागत हो जाएगा 120 गुने 15 रुपया। अब देखिए 120 में अगर हम 15 से गुना करेंगे, 120 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1800 रुपये, यानी कुल लागत क्या निकल के आ गया 1800 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है और एक विकर्ण की लंबाई दिया है, और हमसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 और d2 क्या होता है, d1 और d2 समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, और हमसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में कितना दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर,
और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहे, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहे, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहे, ये किसके बराबर होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से d2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो 84 7 से कितने बार में जाएगा? 12 बार में। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 2 से अगर हम 12 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहां से हमारा d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया? 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। हमें ऊंचाई कितना दिया? हमें ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास कितना दिया? हमें व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें व्यास दिया हुआ है तो हम यहां से आधार का रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहां से आधार का रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, यानी हम इसका आधा करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ के रहे आयतन पूछ रहे, हमसे पूछ के रहे आयतन, हमसे पूछ के रहे आयतन पूछ रहे। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहां आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आयतन निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 गुने पाई गुने आर हमारा क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 8 गुने एच हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे 8 में 8 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 64। 64 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 128। यहां से हमारा हो जाएगा पाई गुने 128 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया? हमारा आयतन निकल के आ गया पाई गुने 128 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? पाई गुने 128 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक थैले में 6 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे और 3 गुलाबी गेंदे हैं। 2 गेंदे यादृच्छिक निकाली जाती है, किसी भी गेंद के लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता क्या है? हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 गेंद निकाली जा रही है तो दोनों गेंद के लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया है? 6 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और 3 गुलाबी गेंद, यानी टोटल गेंद कितना दिया? टोटल गेंद दिया है 14, जिसमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकता है? कुल संभव परिणाम हो सकता है 14C2। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 14 गुने 13 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से अगर हम 14 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 7 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 91, यानी कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है? 91 हो सकता है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि 2 गेंद जो चुनी जा रही है वो दोनों गेंद लाल ना हो। तो देखिए अगर हम लाल गेंद को हटा देंगे तब टोटल गेंद कितना बचेगा? 5 पीली गेंद और 3 गुलाबी गेंद, यानी तब कितना बचेगा? 8 गेंद। अब देखिए अगर हम 8 गेंद में से 2 गेंद चुनेंगे तो यहां जो है कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? यहां कुल अनुकूल परिणाम हो सकता है 8 गुने 7 बटा 2 गुने 1। अब देखिए 2 से अगर हम 8 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 से अगर हम 7 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखिए कुल संभव परिणाम क्या निकल के आएगा? 91। कुल अनुकूल परिणाम क्या निकल के आएगा? 28 निकल के आएगा। तो हम यहां से प्रायिकता निकाल सकते हैं। हम यहां से प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो देखिए 7 से 28 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 91 कितने बार में जाएगा? 13 बार में। यानी यहां से प्रायिकता क्या निकल के आ गया? 4/13 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4/13। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है जब एक संख्या को 3, 4 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में देखिए जब एक संख्या को 3, 4 और 7 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 5 बच रहे हैं। तो हम यहां सबसे पहले इनके बीच का हम अंतर चेक करेंगे।
अब देखिए यहां अंतर कितना होगा 1, यहां अंतर कितना होगा 1, यहां अंतर कितना होगा 2। अब देखिए सभी जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, संख्या को कुछ मान लेंगे। अब देखिए हम भाग किससे दे रहे हैं, 3 से, 4 से और 7 से, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो हम यहां संख्या मान लेंगे, हम यहां संख्या मान लेंगे 7x + 5। अब देखिए 7x + 5 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए जब हम उस संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें हम 3 ऐड करेंगे। तो यहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी उस संख्या को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमारा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी यहां से हमारी संख्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 3 से, इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें हम 2 ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी उस संख्या को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो शेष हमारा 2 बचेगा। अब देखिए हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस का 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 3 गुने 28x प्लस 23, 28x प्लस 23 प्लस 2। अब देखिए हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो 28x में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 84x प्लस, अब देखिए 23 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69, 69 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 71। अब देखिए संख्या यहां से क्या निकल के आ गया, 84x प्लस 71। अब देखिए इस संख्या में अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेष हमारा 2 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा और 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा 5 बचेगा। और हमसे पूछ रहे हैं कि उसी संख्या को जब हम 84 से भाग देंगे, संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 84x प्लस 71। अब देखिए इस संख्या को जब हम 84 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, यहां हमारा शेष क्या बच जाएगा, यहां हमारा शेष बच जाएगा 71, शेष क्या बचेगा 71। अब देखिए हम यहाँ x के जगह कुछ भी रख ले, हम यहाँ x के जगह कुछ भी रख ले और इसमें अगर जब हम 84 से भाग देंगे तो हर हाल में हमारा शेष क्या बचेगा, 71 बचेगा। यानी हम उस संख्या में जिस संख्या को जब हम 3, 4 और 7 से भाग दे रहे थे तो शेष हमारा क्रम से 2, 3 और 5 बच रहा था, तो उसी संख्या को जब हम 84 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 71 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 71 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। हमसे पूछ के रहे x प्लस वाई का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का एचसीएफ दिया है। एचसीएफ हमें कितना दिया, एचसीएफ हमें कितना दिया, दोनों संख्या का एचसीएफ हमें कितना दिया, 12 दिया। एचसीएफ कितना दिया, 12 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। तो हमें एचसीएफ पता है तो हम यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12 गुने, यानी एचसीएफ का 204 गुना है, एचसीएफ कितना है 12 है, तो एलसीएम हो जाएगा 12 गुने 204 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या के बीच का अंतर दिया है। तो हमने मान लिया कि x जो है वो बड़ी है y की अपेक्षा, तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे दोनों संख्या का योग पूछ रहे, हमसे पूछ रहे दोनों संख्या का योग पूछ रहे। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या, एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमारी है x, दूसरी संख्या क्या है y है, दूसरी संख्या क्या है y है। एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 12 गुने 204। एचसीएफ हमारा क्वेश्चन में क्या दिया, 12 दिया। अब देखिए 12 में 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x गुने y इक्वल टू 204 गुने 144, 204 गुने 144। अब देखिए हम यहां मान ले x इक्वल टू, हम यहां मान ले x इक्वल टू 204, x इक्वल टू 204 और y इक्वल टू 144। तो देखिए हम यहां दोनों संख्या के बीच का अगर अंतर निकालेंगे,
हम यहां दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में भी अंतर क्या दिया, 60 दिया है, यानी यहां से दोनों संख्या क्या निकल के आ गया, एक संख्या निकल के आ गया, x इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 204 और y इक्वल टू निकल के आ गया 144। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे दोनों संख्या का योग। तो देखिए हम यहां योग निकालेंगे, 204 में अगर हम 144 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 348, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 348 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56 है, 28वीं संख्या 67 है। यदि 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे पूछ के रहे शेष संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल 46 संख्या दिया है, टोटल 46 संख्या दिया, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें औसत दिया हुआ है 50.5। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहली 25 संख्या का औसत दिया, पहली 25 संख्या का औसत क्या दिया, पहली 25 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 45 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अंतिम 18 संख्या का औसत दिया, अंतिम 18 संख्या का औसत क्या दिया, 56 दिया है। अब देखिए टोटल संख्या कितना दिया, 46 दिया है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 50.5 दिया है। पहली 25 संख्या का औसत कितने दिया, 45 दिया, अंतिम 18 संख्या का औसत 56 दिया है। तो हम यहां से 26वीं, 27वीं और 28वीं संख्या का योग निकाल सकते हैं। देखिए टोटल 46 संख्या है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 50.5 दिया है। जब हम पहली 25 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है, औसत निकल के रहा है 45। तो देखिए 45 जो है 50.5 से कितना कम है, 5.5 कम है। और यहां टोटल संख्या है कितनी, 25 है। अब देखिए जब हम अंतिम 18 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो अंतिम 18 संख्या का औसत कितना निकल के आ रहा है, 56 निकल के आ रहा है। अंतिम 18 संख्या का औसत 56 निकल के आ रहा है और टोटल 46 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में 50.5 दिया। तो देखिए 50.5 से 56 कितना ज्यादा है, 50.5 से 56 जो है 5.5 ज्यादा है। और यहां संख्या कितनी है, 18 है। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा माइनस 5.5 गुने, देखिए 25 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे, हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38.5, माइनस का 38.5। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 38.5। इसका मतलब ये होगा कि पहली 25 संख्या और अंतिम 18 संख्या हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 43 संख्या। यानी 43 संख्या मिलके 38.5 जो है कम लेके आ रहे हैं, औसत जो है 50.5 रखने के लिए। यानी बीच की जो तीन संख्या है, बीच की जो तीन संख्या है 26वीं, 27वीं और 28वीं, वो संख्या जो है 38.5 जो है ज्यादा लेके आ रही होंगी। यानी हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 3 गुने 50.5 प्लस इनको जो है कितना ज्यादा लेके आना होगा, 38.5 ज्यादा लेके आना होगा। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे 50.5 में 3 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50.5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 151.5। 151.5 में अगर हम ऐड करेंगे 38.5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 190। ये हमारा क्या हो जाएगा, 190। अब देखिए यहां से तीनों संख्या का योग क्या निकल के आ गया, 190 निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में 28वीं संख्या दिया है, 28वीं संख्या क्या दिया, 67 दिया है। तो हम यहां से 26वीं और 27वीं संख्या का योग निकाल सकते हैं। 26वीं और 27वीं संख्या का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 190 में से 28वीं संख्या माइनस करेंगे, यानी 67 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा 26वीं और 27वीं संख्या का योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए 190 में से अगर हम 67 माइनस करेंगे, 190 में से 67 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 123। यानी 26वीं और 27वीं संख्या का योग क्या निकल के आ गया, 123 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों संख्या को अगर निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। टोटल संख्या है कितना, 46, यानी दो संख्या निकाल दिया जाएगा तो शेष 44 संख्या का औसत कितना होगा। अब देखिए टोटल 46 संख्या है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 50.5 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि 26वीं संख्या और 27वीं संख्या अगर 50.5 होती तो देखिए दोनों का योग कितना हो जाता, दोनों का योग हो जाता 101, लेकिन दोनों का योग है कितना, 123। यानी 101 से 123 कितना ज्यादा है, 101 से 123 जो है 22 ज्यादा है।
कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। अब देखिए औसत जो है 50.5 रखने के लिए शेष 44 संख्या को 26वीं और 27वीं संख्या कितना दी होगी, 22 दी होगी। तो देखिए इन दोनों संख्या को निकाला जाएगा, तो ये जो अपना 22 दी होंगी वो अपना वापस लेंगे। तो देखिए अगर हम इस 22 को शेष के 44 संख्या में, इस 22 को शेष के 44 संख्या में बराबर बांट के, और जो हमारा निकल के आएगा उसे अगर हम 50.5 में से माइनस कर देंगे तो शेष 44 संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 22 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, यानी हम माइनस करेंगे 50.5 में से 0.5, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेष 44 संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। शेष 44 संख्या का औसत हो जाएगा 50.5 माइनस 0.5, ये हमारा हो जाएगा 50, यानी शेष संख्या का औसत क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछ कर रहे ए और सी की वर्तमान उम्रों का अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और बी के 5 वर्ष पहले के उम्र का हमें रेशियो दिया। 5 वर्ष पहले के उम्र का हमें रेशियो क्या दिया, रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:5, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया। 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया, 6:7 दिया। तो हम सबसे पहले दोनों के उम्र के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 5 वर्ष पहले ए की आयु अगर 4 यूनिट होगी तो बी की आयु कितना होगी, 5 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद ए की आयु अगर 6 यूनिट है तो बी की आयु कितना है, 7 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना है, 1 यूनिट। अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के आ रहा है। अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करते हैं। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं, और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तब जाके हमारा अंतर बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन यहां हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है, और दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, और यहां भी हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 5 वर्ष पहले ए की आयु अगर 4 यूनिट है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 6 यूनिट, यानी ए के आयु में कितने का वृद्धि हुआ, ए के आयु में 2 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए 5 वर्ष पहले बी की आयु अगर 5 यूनिट है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट, यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और हम यहां वर्ष में कितने का वृद्धि करें, 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी हम यहां वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहां वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि करें, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 10 वर्ष निकल के आ गया। 2 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष निकल के आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद के दोनों का आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, हम यहां 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए 5 वर्ष पहले की अगर आयु निकालेंगे तो 5 वर्ष पहले ए की आयु क्या है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 वर्ष है, तो ए की आयु क्या हो जाएगा, ए की आयु क्या हो जाएगा, ए की आयु हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और बी की आयु क्या है, बी की आयु क्या है, बी की आयु है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 5 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगा, 25 वर्ष होगा। अब देखिए अगर हमें 5 वर्ष पहले की आयु पता चल गया तो हम यहां से वर्तमान का निकाल सकते हैं, हम यहां से वर्तमान का निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष पहले ए की आयु अगर 20 वर्ष है तो वर्तमान में ए की आयु क्या होगा, 25 वर्ष, वर्तमान में ए की आयु क्या होगा, 25 वर्ष। और 5 वर्ष पहले बी की आयु अगर 25 वर्ष है तो वर्तमान में बी की आयु क्या होगा, 30 वर्ष होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है। अब देखिए बी की आयु क्या है, 30 वर्ष है, तो यहां से हम सी की आयु निकाल सकते हैं। सी की आयु क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। सी की आयु क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, ए और सी की वर्तमान उम्रों का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से अगर वर्तमान का रेशियो निकालेंगे ए और सी का, वर्तमान का हम रेशियो निकालेंगे ए और सी का, तो वर्तमान में ए की आयु क्या है, 25 वर्ष है, और सी की आयु क्या है, 20 वर्ष है।
तो देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 25 जो है 5 से 5 बार में जाएगा और 20 5 से 4 बार में जाएगा। यानी यहां से वर्तमान का रेशियो क्या निकल के आएगा, ए और सी के वर्तमान उम्रों का रेशियो निकल के आ गया 5:4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 4 पहिया में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है। हमसे पूछ के रहे 2 पहिया वाहनों की संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की संख्या का हमें रेशियो दिया। हमें रेशियो कितना दे, 11:9 दिया। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 पहिया में 1/4 पेट्रोल वाहन है। तो हम सबसे पहले इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे। तो इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 44:36 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि टोटल जो है 36 यूनिट, हमने मान लिया कि टोटल जो है 36 यूनिट 4 पहिया वाहन है, तो 44 यूनिट क्या हो जाएंगे, 2 पहिया वाहन हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 पहिया वाहन में से 1/4 जो है पेट्रोल है। तो देखिए इस 36 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 का 1/4 9 हो जाएगा। यानी 9 अगर पेट्रोल वाहन होंगे तो डीजल वाहन कितना होंगे। देखिए हम 36 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी 27 जो है डीजल वाहन होंगे। और हमें क्वेश्चन में दिया कि 81 जो है डीजल वाहन है। यानी इस 27 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 81 दिया। 27 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 81 दिया। तो देखिए यहां से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 44 और 36 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहे, 2 पहिया वाहन का संख्या, यानी हमसे जो है 44 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए 44 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 44 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 44 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 132। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 132 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, गवाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में देखिए एक गवाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है, उसके बावजूद भी उसे 25% का लाभ होता है। तो देखिए 25% का लाभ होता है, तो हमसे पूछ रहा है कि वह जो है प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाया होगा जिसके कारण उसे 25% का लाभ हुआ होगा। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का। लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम यहां से दूध और पानी का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। यानी 4 यूनिट अगर दूध होगा तो 1 यूनिट उसमें पानी मिला रहा होगा, जिसके कारण उसे 25% का लाभ हो रहा होगा। यानी हम यहां से दूध और पानी का अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। तो हमसे पूछ रहा है यहां टोटल मिश्रण कितना हो गया, यहां टोटल मिश्रण हो गया 5 यूनिट। यहां टोटल मिश्रण हो गया 5 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। यानी यहां से हो जाएगा कि 1 लीटर पानी मिला रहा है, कितने में, 5 लीटर मिश्रण में। यानी 1 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा होगा, 1/5 लीटर पानी। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 1/5 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।